अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरीदा बेगम ने हैरानी से अपने घर के दरवाजे पर उठते शोर को देखा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब नवाबों के घर से आई हुई गाड़ी इसके दरवाजे के सामने रुकी हो। इस वक्त बाहर होती फायरिंग से इसका दिल दहल गया। जहाँ नवाबों का नाम आते ही वैसे इसके चेहरे की रंगत गारत हो जाती थी, वहीं इस वक्त अपने दरवाजे के सामने नवाबों को देखकर इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। या अल्लाह खैर। इसने दहलते हुए दिल पर हाथ रखा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। जब बाहर बारिश शाह को देखकर इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बारिश शाह के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई। खैरियत है साईं, आप इस वक्त यहाँ? वैसे ही नवाबों के रोबो दबदबे से ही इलाके के लोग बेपनाह खौफ खाते थे, और इस वक्त वारिस शाह को इस कदर गुस्से में देखकर वो कैसे खौफजदा नहीं होती। अभी और इसी वक्त अंदर जाओ और अपनी बेटी को बाहर बुला कर ले आओ। वारिस शाह ने अपनी चादर का बल्लू अपने कंधे पर रखते गुस्से से सुर्ख होते इसे कहा था, जबकि अपनी बेटी का नाम सुनते ही वो थर थर काँपने लगी। न जाने क्या हुआ था, हर वक्त ही इसका दिन अपने बेटे की जज्बाती तबीयत की वजह से दहलता रहता, और आज इसे 100% यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तभी वारिस शाह के अताब का निशाना बनने के लिए वो इस वक्त इसके सामने हाजिर थी। साईं, मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है? इसने बेख्तियार ही कदमों के बल बैठते वारिस शाह को रोते हुए कहा। अभी और इसी वक्त अंदर जाओ और अपनी बेटी को बुला कर ले आओ। वो इतनी तेज़ी से धाड़ा था कि पूरी फिजा ही इसकी धाड़ की वजह से खौफजदा हो गई। गली के लोग अपने घरों से झांकते हुए बाहर देख रहे थे, जबकि इसके गार्ड हाथों में राइफल्स उठाए जैसे इसके हुक्म के मुताबिक तैयार खड़े थे। इलाके के लोगों के लिए ये एक मशगला था। न जाने इसे किस जुर्म की पादाश में बाहर बुलाया जा रहा था। जबकि इतनी तेज धाड़ को सुनते हुए वो जल्दी से उठी और पलट कर घर की जानिब दौड़ लगाती। अंदर जाकर भी इसे चैन नहीं आया। जल्दी से बासिम के कमरे की तरफ बढ़ी, जो अभी खालिद से आकर लेटी थी, और इसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाते हुए इसकी सख्त नींद से इसे बेदार करवाना चाहा। जल्दी उठो और मेरे साथ बाहर आओ। अपनी माँ का जर्द चेहरा कपकपाते हुए लब से हैरत में मुब्तला कर गए। क्या हुआ है अम्मा? इस वक्त बाहर जाने का मकसद इसे समझ नहीं आया। तभी नींद से मंदी मंदी आंखें खोलते हुए वो माँ को देखने लगी। खुदा के लिए बासिम, नीचे उतरो और बाहर आओ। वारिस शाह हमारे दरवाजे पर खड़ा है। वारिस शाह ही हमारे दरवाजे पर खड़ा है? कोई क़यामत तो दरवाजे पे नहीं आ गई अम्मा? इसे हमेशा की तरह अपनी मम्मा के खौफ से कूफ्त हुई। खुदा के लिए बासिम, मेरे साथ जिद मत लगाओ, अभी मेरे साथ आओ। फरीदा बीबी ने आगे बढ़ते इसके हाथ को थामकर इसे बेड से नीचे उतार दिया। जबकि आंखों में नींद का खुमार और बिखरे हुए बाल लिए इसने जल्दी से उठते हुए अपनी चादर उठा ली। अम्मा, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? इसका दिल चाह रहा था कि इस वक्त अम्मा के साथ साथ खुद भी कमरे में बैठ जाए और दरवाज़ा बंद कर दे। इसे हमेशा से ही नवाबों की इस आदत पर कोफ्त होती थी कि वो अपने से कम लोगों को कीड़े मकोड़े तस्वुर करते थे, जबकि वो हमेशा यही सोचती कि हर शख्स अपने घर से खुदा का दिया हुआ रिज्क खाता है और नवाब किसी पर खुदा नहीं मुकर्रर। बस तुम बाहर चलो, साईं को इंतज़ार पसंद नहीं, और इससे पहले कि वो घर के अंदर दाखिल हो जाए। वो जानती थी कि वारिस शाह कभी भी किसी के घर की दहलीज पार नहीं करता, इसीलिए खौफ से कपकपाते इसके कदम डगमगा रहे थे। मेरा हाथ छोड़ दो अम्मा, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। इसकी इसने अपना हाथ सख्ती से छुड़वाया। इसकी माँ हमेशा ही इसकी इस आदत पर खार खाती थी। दरिया में रहते हुए इस लड़के को मगरमच्छ से बैर लगाने में कुछ ज़्यादा ही शौक था। बासिम, खुदा के लिए मेरे साथ आओ। इस बार इसने बासिम को सख्ती से घसीट लिया था, जबकि अपनी ज़िद पर डरी हुई वो अभी भी मुंह बसोरते हुए बाहर की जानिब जा रही थी। जब दरवाजे से बाहर निकलते हुए इसे हकीकत का इल्म हुआ। इस वक्त वारिस शाह और इसके गार्ड भी वहीं मौजूद थे, जबकि वारिस शाह का चेहरा गुस्से से इस कदर सूख था कि वो खुद भी खौफ से कपकपा कर रह गई। इसे उठाओ और गाड़ी में डालो, इसने नया हुक्म सादिर किया। तब इसके गार्ड जो इसके हुक्म के मुंतज़िर खड़े थे वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बासिम को पकड़ने लगे। जब फरीदा ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसके कदमों में अपना दुपट्टा रख दिया। शाह, साईं बताएं तो सही सही, आखिर कौन सी क़यामत आ गई है? वो रोते हुए इसकी मिन्नत कर रही थी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन का घर तबाह कर दिया है, मेरी बहनोई को गोली मार दी है। इसने वो
इतनी शिद्दत से धाड़ा कि दोनों माँ बेटी ने दहलते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। इसे अपने भाई की लाउबाली और गैर जिम्मेदाराना जज्बाती तबीयत से हमेशा खौफ आता था, और आज इनका खौफ हकीकत का रूप धार गया। इसके सामने खड़ा था कि क्या कह रही हैं आप साही, वो चीख पड़ी जब इसके हलक से निकलती हुई एक आवाज़ माँ का दर्द बयान कर रही थी। फारिस शाह को खुद भी इस रस्म से हद दर्जा नफरत थी, लेकिन आज अपनी बहन की ज़िंदगी से मजबूर होकर वो ये कदम उठाने पर तैयार हुआ था। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। अब तो ये था कि मैं तुम्हारे बेटे को खड़े खड़े गोली मार देता, लेकिन मैंने तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल किया और बनी में तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। अगर आज तुम्हारा बेटा मेरे सामने होता तो मैं इसकी खाल उधेड़ देता, लेकिन आज के बाद वो मुझे गांव में नज़र नहीं आना चाहिए। इसने बिना बासिम की जानिब देखते पीठ फेरी जब फरीदा अपने सर पर हाथ रखते हुए चीख पड़ी थी, साईं, खुदा के लिए ये सब मत करे। अगर वनी में मेरी बेटी को लेकर जाना है तो खुदा के वास्ते इससे निकाह कर लें, ताकि मेरे दिल में इत्मीनान रहे कि वो किसी हराम काम की तरफ नहीं जा रही। वो जानती थी कि मनी में गई हुई लड़कियों के साथ क्या सलूक किया जाता है, इसीलिए इसने हाथ बांधते हुए इंतज़ा की थी। सबके वारिस शाह की आंखों में वाज़ेह हकारत उतर आई थी। क्या तुम्हारी बेटी से निकाह? मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। वो अभी भी गुस्से से चीख रहा था। आज तक वारिस शाह को किसी ने इस तरह का लहजा अपनाते हुए नहीं देखा था। वो जिस कदर नरम दिल था, गांव के लोगों ने इतना नरम दिल साईं कभी भी नवाबों की नस्ल में नहीं देखा। लेकिन बाहर की तालीम और तमद्दुन ने इसे हद दर्जा नरम दिल और इन नस्लों के ख़िलाफ़ बना दिया था। आज पहल मासिम की भाई की तरफ से हुई थी, इसीलिए अपनी बहन की तरफ देखते इससे रहा नहीं गया और इसके गुनाहगारों को वही तड़प और सज़ा देने के लिए वोट खड़ा हुआ था। आज हकीकत में लोगों ने इसके दूसरे रूप का सामना किया था, जो हकीकत में लोगों को खौफजदा कर देने वाला था। साईं, आपको अपनी माँ की कसम, आज एक माँ की फरियाद मत ठुकराएं। फरीदा का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मासिम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। जहाँ वो खुद को बहादुर लड़की तस्वर करती थी, वहाँ अपने भाई की गलती की वजह से वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। वारिस शाह का गुस्सा और जिद इस वक्त इसे बिल्कुल ठीक मालूम हो रहे थे, जबकि चादर के पल्लू में मुंह छिपाए वो ज़ारों कतार रो रही थी। आज इसके सारे ख्वाब बिखर गए। अपनी माँ से बिछड़ने का दुख और अपनी ज़िंदगी को तबाह होता हुआ देखकर वो सिसकियों से रो पड़ी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये दिन भी देखना बाकी था। जब फरीदा की फरियाद और जिस्म की लाज रखते हुए वो कुछ नरम पड़ा था, अपने गार्ड की तरफ देखते हुए इसने मजबूर आंखों से इससे हुक्म दिया था कि वह जाकर काजी का इंतज़ाम करे। अपनी माँ की कसम को वो वापस नहीं मोड़ सकता था, और शायद इसीलिए इसने एक माँ का दिल रखने के लिए एक कदम उठाया। वो पलटते हुए इसके घर में बैठ गया, जबकि अपनी बेटी को जल्दी से चादर उड़ाते वो कमरे में ले गई। तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन नवाबों की हवेली में तुम बनी होकर जा रही हो। बस अपनी माँ की इतनी लाज रख लेना कि वारिस शाह ने तुमसे निकाह किया है। जैसे भी दिन हो गुजार लेना, और फिर मुझे उम्मीद है एक दिन ये मुसीबत भी टल जाएगी। अपनी बेटी को बेतहाशा रोता हुआ देखकर इसने एक बेनाम सी तसल्ली दी। वो माँ थी और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जानती थी कि नवाबों की जिद और अकड़ के सामने कोई नहीं टिक पाता, और आज इसे हकीकत में अपने शौहर की मौत और अपने बेटे की गलत सोहबत के असर पर अफसोस हो रहा था। अपने बेटे की गलत सोहबत पर वो हमेशा ही खौफजदा रहा करती थी, लेकिन आज इसे इल्म हुआ था कि इसके बेटे की वजह से इसकी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह हो गई। कुछ ही देर में काजी और गवाहों का इंतज़ाम कर लिया गया और इसका निकाह वारिस शाह से पढ़वा दिया गया, और इसके लिए यही काफ़ी था कि वो शख्स इसे निकाह करके ले जा रहा था। वरना आज तक नवाबों की हवेली में ये रस्म नहीं हुई थी कि बनी में आई हुई लड़कियों के साथ निकाह कर लिया जाए। वो इसे अपनी नौंडियाँ बना कर ले जाते और फिर ताउम्र इन लोगों के घर एक नौकरानी की हैसियत से ज़िंदा रहती कि इन लोगों का जनाजा भी नवाबों के घर से उठता था। बौखलाई हुई माँ बेटी पर बैठे बिठाए क़यामत टूट पड़ी। बारिश शाह ने निकाह के बाद इसे अपनी गाड़ी में डाला और गाड़ियों का रुख हवेली की जानिब हो चुका था, जबकि फरीदा रोते रोते दरवाजे की दहलीज में बैठ गई। सब कुछ एक रेत की मानिंद इसकी मुट्ठी से सरकता चला गया। वो सब कुछ हो चुका था जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब सारी उम्र ही शायद इसे अपनी बेटी की टूटी हुई उम्मीदों और बिखरे हुए ख्वाबों का शोक मनाना था।
गाड़ी में बैठे हुए इसने डरते डरते अपनी रोती हुई आंखों को उठाकर वारिस शाह को देखा और फिर देखती ही रह गई। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें इस वक्त गुस्से की सुर्खी छाई हुई थी, कांटदार लब जो इतनी खूबसूरती से तराशे हुए थे कि कोई भी इन्हें देखता तो देखता रह जाता। लेकिन इस वक्त वो सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। हद से ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद रंगत जिसमें इस वक्त गुस्से की वजह से सुर्खी छाई हुई थी, माथे पर बिखरे हुए बाल, कंधे पर फैली हुई चादर जो इसकी मर्दाना वजाहत को मज़ीद दुबाला कर रही थी, और मुड़ी हुई मूछें, भरी भरी दाढ़ी। शायद वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की इसकी जानिब देखती तो दिल हार जाती। क्या हो जाता अगर वो इसे और वक्तों में मिला होता। इसके दिल ने एक अनजानी सी ख्वाहिश की। वो लड़की थी और लड़की भी बालिग। इसकी उम्र में किसी भी मर्द पर दिल हार जाना कोई मामूली बात नहीं थी, जबकि मर्द भी अगर सामने मौजूद वारिस शाह जितना खूबरू हो तो कोई भी लड़की बुरी तरह इस पर फरीफ्ता हो जाए। वो अगर इस पर बुरी तरह फरीफ्ता नहीं हुई थी तो एक नज़र में इसने इतना मान लिया था कि मुकाबिल हद से ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि वारिस शाह ने एक नज़र भी इस पर डालना गवारा नहीं की थी। इस वक्त इसकी नज़र सामने शीशे पर मौजूद थी, न जाने की अनजानी और अनचाही सोचों में गुम था। शायद इस वक्त अपनी बहन की टूटी और बिखरी हुई ज़िंदगी से अजियत में मुब्तला कर रही थी। पासिम को बेख्तियार अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। यकीनन इसके भाई ने यह हरकत करने के बाद इसकी ही नहीं अपनी ज़िंदगी को भी तबाह बर्बाद कर दिया था। एक बार फिर अपनी हैसियत और अपने भाई का गुनाह याद आने पर वो फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि मुकाबिल ने फिर भी इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं की। कुछ ही देर के बाद गाड़ियाँ आलीशान हवेली के सामने आकर रुक गई। आज तक फरीदा ने इन्हीं नवाबों की नौकरी चाकरी की थी, लेकिन आज तक इसने अपनी बेटी को नवाबों की हवेली की दहलीज भी पार करने नहीं दी थी। इसने अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी इज्जत से कमाकर रोटी खिलाई थी। जब तक इनका बाप जिंदा रहा वो भी नवाबों की गुलामी करता रहा, जबकि नवाबों ने इसे अच्छा खासा इज्जतदार तरीके से रखा हुआ था। जबकि इसके बाद इन्होंने ना सिर्फ इनके बच्चों की अच्छी देखभाल की बल्कि फरीदा को अपनी वफादार मुलाजमा के तौर पर घर में रख लिया। जबकि आज इस लड़की को इस घर में एक अलग ही हैसियत से लाया जा रहा था। वारिस के पीछे ही तेज तेज कदम उठाते वो हवेली के अंदर दाखिल हुई। इस वक्त इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या करना चाहिए, बाहर रुक जाना चाहिए ये या बासिम के वारिस के साथ हवेली के अंदर आना चाहिए। लेकिन फिर किसी भी हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वो इसके पीछे ही चली आई। जब लाउंज में इसने बैठी हुई शाइस्ता बेगम को देखा, जिसका वक़ार और ज़ेबो आराइश देखकर वो देखती ही रह गई। बेगम साई ने पलटते हुए इसे हैरानी से देखा, जबकि वारिस जल्दी से आगे बढ़ते इनके सामने हल्का सा झुका था। जब इन्होंने हाथ उठाते एक हाथ इसके कंधे पर रखा और सोफे पर बैठ गया। मुलाजमा ने जल्दी से पानी लाते इसके सामने पेश किया। गिलास के उठाते इसने लबों से लगाया। ये लड़की कौन है? क्या ये इस लड़के की बहन है? शायद इन्हें हकीकत के बारे में इल्म हो चुका था। जी अम्मा साई ये इस लड़की की बहन है और बनी होकर यहाँ आई है। शाइस्ता बेगम ने हैरत और गुस्से से बासिम और फिर वारिस की जानिब देखा। क्या तुम में इतनी गैरत नहीं रही कि अपनी बहन के गुनाहगार का बदला इसके सीने में गोली उतार कर लो, जो तुम औरतों का सहारा लेकर आए हो? नासिम इनके लहजे से ही कपा गई थी। इसने बेइख्तियार ही 2 कदम पीछे हटा लिए, जबकि वारिस ने एक शर्मिंदा सी निगाह अपनी माँ पर डाली। वो इस वक्त गांव में मौजूद नहीं है तो तुम्हें इसे गांव में ढूंढना चाहिए। अगर ये लड़की भी यहाँ पर नौकरानी की हैसियत से आ गई है तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो लड़का भी हर हाल में चाहिए। तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो लड़का भी हर हाल में चाहिए। बासिम को इनकी सोच पर अफसोस हुआ, जबकि वारिस ने इन्हें देखते हुए सर झुका लिया। मैं इस लड़की से निकाह करने के बाद इसे बनी कर आया हूँ। ये बनी ज़रूर होकर आई है, लेकिन मेरे निकाह में है। जबकि ये एक ऐसा बम था जो शाइस्ता बेगम की समातों में फोड़ दिया गया। वो गुस्से और हैरत से पलटी और कितनी ही देर वारिस को देखती रह गई, जैसे इन्हें अपने बेटे की तरबियत पर यकीन नहीं आया था। जो कुछ मैंने सुना है क्या वो दुरुस्त है? इन्होंने एक बार फिर इसकी तस्दीक की। जी अम्मा साई मैंने इस लड़की से निकाह किया है। वारिस ने एक बार फिर नजरों को झुका लिया। गिलास उठाते इन्होंने अपने गुस्से को जाहिर करते गिलास फर्श पर दे मारा।
जबकि कांच इधर उधर बिखरता चला गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वारिस। मैं इस लड़की को वनी में नहीं बल्कि मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए ले आए हो। यानी ये लड़की मेरी बहू की हैसियत से हवेली में मौजूद है। इसकी माँ ने मुझे आपकी कसम दी और इससे निकाह करने के लिए इल्तिजा की। वैसे भी फरीदा हमारी पुरानी और वफादार मुलाजमा है। इसने अपनी जानिब से एक हल्का सा जवाब पेश किया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कसम दी गई थी तो अभी मेरे कसम की राज निभाते हुए तुमने निकाह कर लिया। लेकिन मेरा हुक्म है कि तुम इसे अभी और इसी वक्त तलाक दो, इसने कहा। और वासिम का दिल धड़क उठा। क्या होता अगर वो इस शख्स इसे खड़े खड़े तलाक दे देता। यकीनन इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। नहीं अम्मा साई, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद वनी और तलाक के सख्त खिलाफ हूँ। पहले ही ये लड़की मनी होकर आ चुकी है, लिहाजा अब इसे तलाक देने का सवाल पैदा नहीं होता। इसने ज़िंदगी में शायद पहली बार अपनी माँ का हुक्म जुटलाया था। जबकि शाइस्ता बेगम के चेहरे की रंगत सुर्ख हो चुकी थी। तो फिर यूँ कहो कि तुम्हारे रगों में माँ के दूध और नवाबों के खून की तासीर नहीं रही। इन्होंने खुले लफ्ज़ों में इसे गाली दी थी, जबकि वारिस शाह हैरत से इन्हें देखता रह गया। आप मेरे खून और मेरी वफा को गाली नहीं दे सकती। वो गुस्से में मुठियाँ बीते हुए इनके सामने आकर खड़ा हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मुजरिम को आपके सामने लेकर आऊँगा, चाहे वो लड़का मुझे पाताल से ही ढूंढ कर निकालना पड़े। इसने कसम खाई और मुठियाँ भीजते हुए हवेली से बाहर चला गया, जबकि बासिम वहीं खड़ी खड़ी कप कप आती रह गई। इस हवेली में आने के बाद इसे अपनी हैसियत और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह मालूम हो चुका था। वो जान चुकी थी कि इसके साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। शायद मुकद्दर इसे और अजियतों में मुब्तला करने वाला था, जिन अजियतों से वो वाकिफ़ ही नहीं थे। शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़ते हुए इसे बालों से खींचा और घसीटते हुए इसे किचन में ले गई। इन्होंने मुलाजमाओं को हुक्म दे दिया था कि आज के बाद घर के सारे काम ये लड़की करेगी। अंदरूनी खाना में कोई भी मुलाजमा किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। जबकि इतनी तहगीर और दर्द की शिद्दत से वो किचन की दहलीज में ही बैठकर सर घुटनों पर रख कर रोती रही। वो वो वापसी के लिए पलट चुकी थी, जबकि मुलाजमाओं ने एक नज़र अफसोस से इस पर डाली नज़रें फेर ली। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो कितनी ही देर किचन की दहलीज पे बैठकर रोती रही और फिर उठकर मुलाजमों के साथ काम में जुट गई। इसे पता चल चुका था कि काम ही इसका मुकद्दर है, जिससे वो फेरते हुए वो कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन इस वक्त भी इसे अपनी माँ और भाई का ख्याल बुरी तरह सता रहा था। शाम तक वो बुरी तरह काम में जुटी रही, जबकि मुलाजमा ने इसे बताया था कि सिर्फ रात में ही वो नवाब के कमरे में जा सकती है, क्योंकि हो सकता है रात में कभी नवाब को इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो वो इसे दस्तयाब रहनी चाहिए, क्योंकि वह इसके साथ ही बनी होकर आई है। इसे अपना आप एक टॉयब से कम नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मुकद्दर ने अब ये ज़िल्लत इसके हिस्से में डाल दी थी, जिसे इसे सारी उम्र लेकर चलना था। शायद खुदा को यही मंजूर था। अपनी किस्मत के साथ समझौता करते हुए वो खुद को समझाती रही, जबकि पूरे गांव में बुरी तरह इस तब के आदमियों को फैला दिया था। इस वक्त इसकी माँ का गुस्सा और की गई बातें इसकी अना पर बुरी तरह चोट की तरह पड़े थे, और वह नहीं जानता था कि इसकी माँ के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करेगी। शहर भर में इसकी आदमी शुएब को ढूंढ रहे थे, जबकि शुएब के घर के बाहर भी नाकाबंदी कर दी गई थी। किसी भी सूरत अपने घर नहीं आ सकता था। जबकि फरीदा, जो ये सब समझ रही थी कि अपनी बेटी को मनी करने के बाद मुसीबत इसके सर से टल गई, अपने बेटे को एक बार इस तरह का तलाशता हुआ देख फिर पड़ी। वो किसी भी सूरत शेब को नहीं खो सकती थी। पहले ही इसने बासिम को खो दिया और ये बात नवाबों की शान के खिलाफ थी कि वो अपने वादे से मुकर रहे थे। अपने चादर उठाते एक बार फिर वो नवाबों की हवेली की तरफ चल पड़ी, क्योंकि वो इसके साथ बात करना चाहती थी। अगर बासिम बनी होकर चली गई थी तो अब नवाबों को शुएब से दस्तबरदार हो जाना चाहिए था। गार्ड्स की मिन्नत माजिद करते वो हवेली के अंदर दाखिल हुई थे। शाइस्ता बेगम इस वक्त रऊनक से भरे हुए अंदाज में अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही फरीदा को इन्होंने लपकते हुए धकेल दिया। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम अपनी कदने कदम हवेली की जानिब बढ़ाओ, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। जबकि वो जिस शाम के साए फैलते ही वारिस शाह के कमरे में जाने
बढ़ गई थी। एक बार फिर नीचे शोर की आवाज़ सुनते हुए कमरे से झाँक कर बाहर देखने लगे, जबकि लाउंज में अपनी माँ को देख इसका दिल तड़प उठा था। वो सोच भी नहीं सकती थी इसकी माँ एक बार फिर अपनी इज्जत को नीलाम करने इस हवेली में मौजूद होंगी। इसका दिल तड़प उठा, न जाने क्यों। एक बार फिर इसकी आंखों में आंसू बह निकले जब इसकी माँ घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ चुकी थी। खुदा के लिए साईं, ऐसा मत करें, मेरे बेटे को बख्श दें। अब तो मासूम भी बनी होकर आपके बेटे के पास आ चुकी है, तो मेरे बेटे की जान बख्श दें। जबकि इन्होंने कदमों से इसे दूर धकेल दिया। उठ जाओ मेरे कदमों से और अपना गलीज़ वजूद लेकर चली जाओ यहाँ से दूर, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म करवा दूंगी। नवाब हकीकत में खुद को खुदा समझ बैठे थे। अब यहाँ इसका हौसला और हिम्मत दोनों हार चुके थे। वो अपनी माँ के साथ ये सलूक होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए तड़पते हुए सीढ़ियाँ उतरती आई और जल्दी से फरीदा को सहारा देते अपने करीब खड़ा कर लिया। खुदा के लिए बेगम जाई, एक औरत होकर एक औरत पर रहम खाए, वो पुकार उठी थी। जबकि फरीदा ने खौफ और हैरत से इसकी जानिब देखा। आज तक नवाब की हवेली में किसी मुलाजमा ने इतनी जुर्रत नहीं की और ना ही किसी ने इस लहजे में बात की थी। वो जानती थी कि इसकी बेटी का अंजाम क्या हो सकता है। जबकि इस शाइस्ता ने हैरत और गुस्से से इसकी जानिब देखा। तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मेरे साथ जबान चलाओ, अब इंसानियत को भूल चुकी है और मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपके सामने ज़बान चलाऊं। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलते जब दाखिली दरवाजे से अंदर आते हुए वारिस शाह ने इसे कहर भरी नज़रों से देखा। वो नहीं जानता था कि वो लड़की इसकी माँ के सामने इस लहजे में बात करेगी। जबकि बेगम इसे देखते हुए इसकी जानिब पलटी थी। बहुत खूब, यानी अब ये दिन दिखाना भी बाकी था। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी परवरिश पर वारिस, और इस बात पर कि तुम हवेली के नवाब हो। इन्होंने गहरी तंज किया और वो तेज़ कदम उठाते अंदर दाखिल हो गया था। सख्ती से इसे बाजू से थामते वो घसीटते हुए अपने सामने ही ले गया। तब इसकी काली स्याह चादर वहीं लाउंज में बिखरे रह गई। शायद वो भी अपनी बेतनाई पर आंसू बहा रही थी। जब अपनी बेटी को इस हाल में तड़पते हुए देखकर फरीदा तड़पते हुए वापस कदम के लिए उठाकर हवेली से निकलती चली गई। वो नहीं चाहती थी कि इसके आने वाली क़यामत को वो अपनी आंखों से देखी और यहीं खड़े खड़े मर जाए। अब इन दोनों बच्चों का दुख अंदर से खा गाहिल कर चुका था। हवेली से निकलते एक माँ अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प रही थी, जबकि एक माँ इस लड़की की चीखों पुकार सुनते अपने कलेंजे में ठंडक महसूस कर रही थी। इस लड़की को भी इल्म होना चाहिए कि बेगम साई के सामने ज़बान जलाने का क्या अंजाम हो सकता है। वारिस ने सख्ती से इसे घसीटते कमरे में लाकर फेंका, जबकि इसकी चादर लाउंज में ही गिर चुकी थी। इस वक्त वो अपने खूबसूरत नशीबो फराज के साथ इसके सामने थी, जबकि यूँ सख्ती से खींचते जाने के बावजूद इसके बाल भी खुलकर इसके शानों पर बिखर गए थे। वो ऊंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि वारिस ने हैरत से इसे देखा था। शायद इस वक्त जब वो इसके निकाह में आई थी तब तक इसने इसे फुर्सत से देखा था। इसके लंबे स्याह बाल इसकी पतली कमर पर लहरा रहे थे। बल खाता हुआ वजूद इस कदर पुरकशिश था कि काले लिबास में वो इसे बगौर देखता रह गया। जब वो पलटी तो वारिस को यूँ मालूम हुआ जैसे एक पल के लिए इसके दिल में मौजूद सारे जज्बात पलट आए थे। इसकी बड़ी खुमार आलूद आंखें अपनी बेबसी पर रो रही थी, जबकि इनमें उतरी हुई खुमारी वारिस शाह का दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। पतली नाक पे पड़ी हुई लौंग और खूबसूरत गुलाबी कपकपाते लब इसे हैरत में मुब्तला कर रही थी, जबकि लबों को सख्ती से खुद में भींच कर वो इसे ख्वाबज़दा नज़रों से देख रही थी। अगर इस वक्त इसके जहन में कुछ था तो वो इसकी थोड़ी पर चमकता हुआ तिल जो पूरी तरह वारिस को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा था। वो रोते हुए इसे देख रही थी, जब एक पल के लिए इसके दिमाग में एक बार फिर माँ का ख्याल उतर आया। जी तो रीडर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब इसने खींचते हुए इसकी नाजुक गाल पर थप्पड़ दे मारा था और वो खौफ और दर्द से चीखते हुए बिलबिला पड़ी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। बिखरते हुए इसके कदमों में गिरी थी। जब शाइस्ता बेगम के कलेजे में ठंड उतर आई है, यानी इस लड़की के साथ यही होना चाहिए था। सिर्फ एक थप्पड़, इससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं पाया, और इस वक्त ही इसने तस्लीम कर लिया था कि वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता।
मजबूरियों ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था, वरना इसे एक नज़र में ही इल्म हो चुका था कि सामने मौजूद लड़की सिर्फ सराहे जाने के काबिल है, चाहे जाने के काबिल है, यूं रोंद देने के काबिल नहीं। वो एक हुस्न परस्त इंसान था। हुस्न को खराज तहसीन पेश करना नवाबों के खून में शामिल है। अपनी सिगरेट उठाते हुए वो टेरिस की जानिब चला आया। कितने ही सिगरेट्स को धुआं में तब्दील करके इसने अंदर के गुबार को कम किया। एक जानिब से सिसकती हुई सोनिया जो वाजिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और एक जानिब वो लड़की जो बेकसूर थी। भले ही मोहब्बत ने इसे अभी दिल पर दस्तक नहीं दी थी, लेकिन इस मासूम लड़की का बेकसूर वजूद इसे ज़मीर के बोझ की सूरत में अपने दिल में उतरता महसूस होता था। न जाने कितनी ही देर वो टेरेस पर खड़ा रहा। जब वापस कमरे में आया तो वो बेड की पायथी से टेक लगाए सो रही थी। इसने एक बार फिर फुर्सत से इसके नर्म नाजुक वजूद को देखा। मुलाजमा को कमरे में बुलाते इसने रात का खाना कमरे में ही मंगवा लिया था। इस वक्त इतनी मगजमारी हो चुकी थी कि वो नीचे जाकर एक बार फिर अपना दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहता था। इस वक्त भी इसके दिन में अजीब कशमकश और झिझक फैली हुई थी। वो नहीं जानता था कि अब अपनी हमदर्द तबीयत की वजह से इस लड़के की जानिब इस कदर माइल क्यों हो रहा है। शायद इसी वजह से वो बेकसूर है और किसी और के जुर्म की सजाई से नहीं जा रही है, या फिर इस वजह से कि वो इसके साथ एक मुकद्दस रिश्ते में बंध चुकी है जिसकी कशिश इसे बार बार इसके करीब खींच रही है। वो कोई आम जाहिल नवाब नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा इंसान था जिसने नवाबी और सरदारी की मसनद संभालते ही खुद से ये वादा किया था कि वो कभी भी किसी बेकसूर पर जुल्म नहीं ढाएगा। इसने सोच लिया था कि वो अपने इलाके में मौजूद हर रस्म का खात्मा करेगा जिसमें किसी मुजरिम इंसान के बजाय किसी बेकसूर पर जुल्म ढाया जाए, और इसे अपनी बनाई हुई पॉलिसी को तोड़ना पड़ा था सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के हुक्म की तामील के लिए, क्योंकि दुनिया में शाइस्ता बेगम का हुक्म इसके लिए अवलीन दर्जा रखता था। वो किसी भी मामले से फिर सकता था, लेकिन इनके हुक्म से दस्तबरदारी से मौत के मुतरादिफ नजर आती, क्योंकि वो अपनी माँ की इज्जत और इनसे मोहब्बत अपनी जान से बढ़कर करता था। कितनी ही देर वो इस लड़की की जानिब देखते हुए सोचता रहा। शायद दिन भर की थकन और सख्त रवैयों को झेलते झेलते इस वक्त दुनिया जहान से बेगाना सो रही थी। इस वक्त भी इसके चेहरे पर बारिश के थप्पड़ के निशान मौजूद थे। थप्पड़ की शिद्दत इतनी सख्त की थी कि इसका निचला होंठ फट चुका था, जिससे रिश्ता हुआ खून इसके चेहरे पर ही जम चुका था। आंखों के नीचे आंसुओं के मीठे मीठे निशान इसे मजीद दुख में मुब्तला कर रहे थे। इसके वजूद को देखते ही इसे अंदाज़ा हो गया कि वो बमुश्किल बाइस की होगी। कुछ देर के बाद मुलाजमा ने ट्रे इसके कमरे में लाकर रख दी। अम्मा साई ने खाना खा लिया है? इसने जाते हुए मुलाजमा से पूछा तो इसने पलटकर साथ हिलाते हुए जवाब दिया, जी नवाब साई, इन्होंने खाना अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। यानी आज किसी ने भी डाइनिंग टेबल का रुख नहीं किया। इस वक्त सोनिया इद्दत में थी और इद्दत के मुताबिक इसे अपने घर ही रहना था। इद्दत के बाद इसका इरादा था कि वो सोनिया को जाकर अपनी हवेली में ले आएगा। सोनिया की शादी चंद साल पहले ही हुई थी। वाजिद हट धर्म और ज़िद्दी तबीयत का शख्स था जिसने अपने खिलाफ बड़े बड़े लोगों को दुश्मनी पर उतारा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद सोनिया इससे मोहब्बत करती थी और सिर्फ सोनिया की मोहब्बत के पेश नज़र इन्हें वाजिद का प्रपोज़ल कबूल करना पड़ा। अब वाजिद खान की बीवी थी और इसके साथ एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। न जाने इसकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी का किसकी नज़र लगी जब वाजिद के साथ यह हादसा पेश आया। वो नहीं जानता था ये किस दुश्मनी की बिना पर है। ये किसी की गलती के नतीजे में वाजिद की मौत हुई, ये सच था कि सारी ज़िंदगी इसकी पहली तरजीह इसकी माँ और इसकी बहन ही रही, लेकिन वो लोग अभी भी इसे नवाबी और सरदारी के काबिल नहीं समझते थे। और वजह थी इसकी हठधर्म तबीयत। शाइस्ता बेगम को ये लगता था कि सालमाना रवैया सफाकियत ही सरबराही और बहादुरी की जड़ है। अगर इनके बेटे में ये बातें नहीं पाई जाती तो वह सरदारी के लायक नहीं। हकीकत यही थी कि वो आज तक किसी पर बेजा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी भी जो कुछ इसने किया था वो सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता बेगम के हुक्म की पासदारी थी। इस लड़के की जानिब देखते हुए कितने जज्बात थे जो इसके दिल में उभर आए, लेकिन वो इन सब का इजहार नहीं कर सकता था। इसने हाथ आगे बढ़ाते इसके कंधे पर हल्की सी थपकी थी। बस मंदी मंदी आंखें खोल कर इसे देखा और फिर फौरन दुपट्टा संभालते सीधी हो गई। न जाने कितने वक्त वो रोते रोते यहीं पर टिका कर आंखें मूंद कर पुरसकून होने की कोशिश में नींद
कि मुकम्मल वादियों में उतर गई जब इसे इस शख्स को एक बार फिर सामने देखकर खौफ लाहक होता रहा था। उठो और खाना खा लो। वो नहीं जानता था इस लड़की का नाम क्या है। इस वक्त गुस्से में वो इसका नाम जानना ही भूल गया। इसका लहजा इस वक्त भी संजीदा था, लेकिन वो भी बेहद नरमी से बात कर रहा था। बासिम को हैरत हुई इसकी शख्सियत इसके सामने जिस तरह खुली थी, इसे वो एक जालिम और जाबिर सरबराह समझ रही थी, लेकिन इस वक्त इसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके सामने ही ज़मीन पर बैठा था बासिम को यूं अपनी जानिब हैरत से तकता वो फ़ौरन खड़ा हो गया और फिर हाथ के इशारे से सोफे की जानिब रुख करते हुए चला गया। इसका इशारा यही था कि वो आकर खाना खा ले। बासिम को बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो इनकार नहीं करना चाहती थी। शायद इसे भूख की बावजूद इस वक्त खाने की तलब नहीं हो रही थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और फिर दुपट्टा अच्छी तरह उड़ते हुए मुंह धोने चली गई। मुंह हाथ अच्छी तरह धोने के बाद वो वापस कमरे में आ गई। वारिस अभी तक इसका इंतज़ार कर रहा था। आहिस्तगी से झिझकते हुए वो नीचे बैठने लगी। जब इसने सख्ती से इसे टोक दिया, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो, इधर ऊपर आ जाओ। वो शख्स इसे हैरत पर हैरत ज़दा किए जा रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसे हकीकत में अफसुर्दगी है। अभी इस वक्त वो इतना दबाव में थी कि वो जो कुछ इसे करने के लिए कह रहा था वो बस खामोशी से करती जा रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक बार फिर इस शख्स को जवाब दे देती। आहिस्तगी से हल्के हल्के लुक़्मे तोड़ते वो हलक से उतारने लगी और कुछ देर के बाद पानी पीकर उठ गई। बेड पर लेट जाओ और आराम कर लो। इसके खाने के बर्तन वहीं छोड़ दिए और लैपटॉप उठाए खुद सोफे पर कमर टिकाए आरामदेह हालत में बैठ गया। जब इसके लिए इसने नए हुक्म सादिर किया था और इसका हुक्म मानते हुए वो बेड पर लेट गई। कुछ देर इसकी झिझक की वजह से वो सो नहीं पाई और फिर सोने की कोशिश में वो हकीकत में नींद में उतर गई। जब इसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनते वारिस पुरसकून हो गया था। सोच ने इसे नए तरीके से घेर लिया था। न जाने शाह बेगम को पुरसकून करने के लिए इसे इस एक मासूम पर और कितने जुल्म करने पड़ते। इसे हरगिज़ इस नवाबी और सरदारी की घटिया और मगरूराना सोच पर फ़ख्र और सताइश नहीं थी, बल्कि वो इस चीज़ से हमेशा अफसरदा और शर्मिंदा रहा करता। अगला हर दिन बासिम के लिए ढेरों मुसीबतें लेकर आया। शाइस्ता बेगम इस पर हाथ उठाने से भी बात नहीं आती थी, जबकि वह इसके भाई को ढूंढने के लिए इस कदर मसरूफ़ था कि चाहने के बावजूद इस पर तवज्जो नहीं दे पाता। जबकि बासिम एक कैद खाने में आ चुकी थी, शाइस्ता बेगम इस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देती। मुलाजमाओं के सामने इसे जलील और रसवा करके रख देती, हत्ता कि पूरा दिन इसे खाने के नाम पर सिर्फ चंद बासी निवाले दिए जाते थे, जबकि रात को मुखाना वारिस के साथ ही खाया करती थी। अभी वारिस और इसके दरमियान किसी तरह की बातचीत का तबादला नहीं हुआ था। बस वारिस कभी कभार हल्की फुल्की बातचीत इससे कर लिया करता और वो इसके जवाब में आहिस्तगी से कुछ कह देती, जबकि वो कमरे में अपनी अलहदा शख्सियत के साथ इस पर आश्कार था। बासिम को हमेशा ही इस बात पर हैरत होती कि वो शाइस्ता बेगम के सामने जिस कदर मगरूर और अक्कड़ भरे लहजे में इसे मुखातिब करता है, कमरे में इसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ना ही इस पर किसी किस्म के मगरूर रवैये का इजहार करता है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है, और ना ही इसे अपनी किसी बेजा ख्वाहिश का निशाना बनाता है। जबकि अभी भी इसे शाइस्ता बेगम के सामने धुतकारने से बाज नहीं आता, और शाइस्ता बेगम चाहे सिर्फ जिस तरह का मर्जी सलूक करे, वो बस खामोशी से देखता रह जाता है। दूसरी जानिब वारिस को अंदाज़ा हो चुका था कि शाइस्ता बेगम की सरबराही में वो किस कदर बुरे रवैये का शिकार रही है। शाइस्ता बेगम इसके साथ जो रवैया अपनाती वो कोई बदतर गुलामों के साथ भी नहीं अपनाता। इसे मुलाजमों के सामने जिस कदर जलील और रुसवा करती, इस तरह कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इस रोज़ के बाद वो कभी शाइस्ता बेगम के सामने कुछ नहीं कहती, जबकि शाइस्ता बेगम तो इससे हर तरह से गालिब थी। इस रोज़ भी वो शाइस्ता बेगम के लिए चाय बना कर ले आई। जब शाइस्ता बेगम ने चाय इसकी जाने फेंकते इसकी गर्दन ही जला डाली। गर्दन के साथ इसका कंधा भी जल चुका था। जब वो फुर्ती से पीछे हटी, इसकी चीखना मुलाजमाओं के साथ साथ वारिस को भी अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। कमरे से हल्की से बाहर निकलते वो तेज़ी से इसकी जानिब लपका। अम्मा साई, या आपने क्या किया? इस रोज़ इसने पहली बार इन्हें टोका था। ये इसी लायक है, मेरी चाय में चीनी डाल दी इसने, हालांकि ये जानती है कि मैं फीकी चाय पीने की
आदी हूँ, जबकि कुछ देर पहले शाह बेगम ने इसे खुद ही कहा था कि इसकी चाय में चीनी डालकर ले आए। वारिस इन हिंदू और हैरत भरी नज़रों से देखता रह गया। तुम अपने कमरे में जाओ, इसने बासिम को कमरे में भेज दिया। जब वो शिद्दत से कमरे में आते हुए रो पड़ी थी। खुदा के लिए अम्मा साई, इस तरह का जुल्म मत करें, मैं खुद ही इससे अच्छी तरह निमट रहा हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल इसकी ज़्यादा तरफदारी कर रहे हो, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इन्होंने वारिस को ही लताड़ डाला। वो कभी भी बात समझने वालों में से नहीं थी। खुदा के लिए अम्मा साई, रहम करें खुद पर और इस लड़की पर, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। वो अपने असली रवैये में लौट आया था। आज इसे बेहद दुख हुआ था। इस लड़की के लिए इसकी माँ इस हद तक जा सकती थी। जबकि शाइस्ता बेगम बस कहर बड़ी नज़रों से इसे घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। वो बासिम के पीछे ही कमरे में आया था, जो बेड पर इसे लेटी हुई दिखाई दी। रोने से इसकी आंखें शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी, जबकि इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरज़ रहा था। इसने आहिस्तगी से इसकी करवट अपने जानिब बदली, जब इसकी गर्दन पर वाज़े सुर्ख रंग के धब्बे से मज़ीद दुख में मुब्तला कर रहे थे। खुदा के लिए शाहसाई, मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, मुझसे ये अज़ियत बर्दाश्त नहीं होती। इसने बिना सोचे समझे वारिस के सामने हाथ जोड़ दिए। वो हमेशा इसके सामने चुप रहा करती थी, आज इसका सब जवाब दे गया। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। शाह साईं, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाए, मुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दें। वो थक चुकी थी ये सब कुछ सहते सहते। बेजुर्म होकर नाकर्दा जुर्म की सजाई से अब ज़हनी मरीज़ा बना रही थी, जबकि इसके शफाफ गर्दन पर पुरसुख धब्बे इसके लिए जानलेवा साबित हो रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे इसने आहिस्तगी से अपने लब इसकी गर्दन पर रख दिए। जब झिझक के मारे वो बेख्तियार ही इससे दूर हुई। शाह साईं, इसने आहिस्तगी से कहते अपना दुपट्टा उठा लिया, जबकि वो बेखुदी में इसकी जानिब लपक आया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करता। इसने आहिस्तगी से अपनी पेशानी बासिम के साथ में ना थी, जबकि बासिम बस हैरत में डूबी इसे देख रही थी। सामने बैठा शख्स बेपनाह हसीन था और अपने सारे हुस्न के साथ इसके सामने दो जानों बैठा था। इसकी आंखों में मोहब्बत नरमी की शिद्दत से वो वाकिफ़ थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि मोहब्बत टूट कर इसकी झोली में बरसे और वो मोहब्बत के लिए अपनी झोली ना फैलाए। जो भी था, एक हसीन रिश्ते में बंध जाने के बाद वो खुद भी इस शख्स की जानिब खुद को मुतवज्जा करने से बाज नहीं आई थी। वो शख्स इसके लिए सारे जहान का दर्जा रखता था। चाहे रिश्ता जिस तरह भी वजूद में आया, लेकिन वो वारिस को अपना सब कुछ मानती थी और वैसे भी वो इसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं करता था। हाँ, इतना कि वो शाइस्ता बेगम के सामने इसके हक़ में आवाज़ नहीं उठाता, और इसे भी वो अपनी मजबूरी गर्दान देती कि इसके भाई ने जो कुछ इसकी बहन के साथ किया, इतना तो इसका हक़ बनता था। सोनिया से इसके भाई ने सारी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली, इसकी मोहब्बत छीन ली, और इसका मुहाफ़िज़ इसके सर पर नहीं रहा। सब कुछ इसके भाई की वजह से हुआ था। मुझे आप पर कोई गिला नहीं, मैं इस सब की हकदार हूँ। वारिस ने नरमी से इसके लबों पर उंगलियां जमाते इसे सब की हकदार नहीं हो, इस सब का हकदार कोई और है। इसने आंसू भरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। साईं, मुझसे ये अज़ियत बर्दाश्त नहीं होती। फिर इसके सामने ज़ेर हो चुकी थी, जबकि मुकाबिल ने नरमी से इसे अपनी गोद में समो लिया। और इसकी मोहब्बत की हकदार थी, इसके जिस्म पर सिर्फ मासिम का हक था। और जो जानती थी कि मोहब्बत या बदला वो शख्स इससे जिस तरह का तकाजा करे वो हर तकाजा मान सकती थी। इस रोज़ वो इसके सामने ढेर हुई और इसने मोहब्बत से इसके सारे दर्द चुन लिए, आहिस्तगी से इसके लबों से इसकी गर्दन और फिर इसके दिल तक रसाई हासिल करते हुए इस रोज़ इसने बासिम को जीत लिया। बासिम अपने पूरे हक से इसके सामने ज़ेर हो चुकी थी। इसने इकरार कर लिया कि दुनिया की सारी अजियतें एक जानिब और इस शख्स की बाहों में मौजूद सुकून एक जानिब। इसका कोई भी सानी नहीं हो सकता। मोहब्बत इस पर टूट कर बरसी और वो मोहब्बत में भीगती चली गई। अगले आने वाले दिन ऐसे ही खामोश थे, जहाँ कमरे में से कभी कभार वारिस की मोहब्बत में असर आ जाती, वहीं बाहर मगरूर और अखड़ भरा लहजा वो इसकी आंखों में वार्निंग समझ लिया करती। शाइस्ता बेगम से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इसे सारी ज़िंदगी ही अपना मुजरिम समझती रहती, जबकि वारिस इससे नफ़रत नहीं कर पाया था। वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन बासित से नफ़रत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने दिन गुजर चुके थे, लेकिन इसने अभी तक फरीदा बेगम से मुलाकात नहीं की थी, और फरीदा जो अपने बेटे और बेटी के दुख में खिलती जा रही थी, इसके लिए हर रोज़ एक नई अजियत इंतज़ार
में होती। चंद दिनों में वारिस के लिए बेपनाह मसरूफियात थी। वो चाहने के बावजूद इस पर तवज्जो नहीं दे पाता था, लेकिन इन दिनों वो अक्सर रात को भी देर घर से आता, जबकि शाइस्ता बेगम का रवैया अभी भी वैसा का वैसा ही था। बासिम सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती। चंद दिनों से इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन वो इसके बारे में सिर्फ वारिस को ही बताना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी शाइस्ता बेगम इसकी किसी भी बात पर एतमाद नहीं करेंगी, बल्कि इसे मज़ीद तकलीफ से दो चार होना पड़ेगा। वो कितने ही दिन वारिस का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो इसके सो जाने के बाद ही आता और सब जल्दी वापस चला जाता। ऐसा कोई दिन नहीं मिला था कि वो इसे अपनी तबीयत के बारे में बताती, लेकिन हर रोज़ होने वाली कमज़ोरी से लागर करती जा रही थी। बिला फिर एक रोज़ वो खाना बनाते हुए किचन में ही गिर गई। इसका दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। वो सहारे के लिए हाथ मारती गिरी और फिर होश हवास से बेगाना हो गई। मुलाजमा ने भागकर शाइस्ता बेगम को बताया तो वो कुछ शक में मुब्तला हो चुकी थी। इसे उठाओ और कमरे में लेकर जाओ, इन्होंने मुलाजमा से कहा तो वो सहारा देते ही वारिस के कमरे में लेकर गई, जबकि थोड़ी देर के बाद शाइस्ता बेगम ने कॉल करके डॉक्टर को बुलवा लिया। ये माँ बनने वाली है, डॉक्टर ने उठते हुए आहिस्ता से कहा, और शाइस्ता बेगम पर बस सुर्ख चेहरा लिए से देखती रह गई। ये क्या कह रही हो तुम? इनके गुस्से की कोई हद नहीं थी, जबकि वासिम ने लरसते हुए हाथ अपने पेट पर रख लिया। जो कुछ इसके साथ हो चुका था, इसके बाद इस नन्ही और मासूम जान को किसी मुसीबत में डालना इसे बिल्कुल गवारा नहीं था। मुझे ये बच्चा किसी कीमत पर नहीं चाहिए, इन्होंने डॉक्टर का लिहाज किए बिना कह दिया, जबकि डॉक्टर भी बुझा बुझा सा चेहरा लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वो ये सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन वारिस की मर्जी से। अम्मी ने वारिस के आने का बेचैनी से इंतज़ार था। तभी जैसे ही वो घर दाखिल हुआ, शाइस्ता बेगम ने आसमान सर पर उठा लिया। अब ये दिन देखना बाकी था। अब मैं यहाँ इस हवेली में इसकी औलाद पालती रहूँगी। इनके गुस्से की कोई हद नहीं थी। क्या हुआ अम्मा साईं? वारिस अभी तक ना समझ बनकर इन्हें देख रहा था। ये भी मैं तुम्हें बताऊँगी वारिस, इन्होंने बरहम होते हुए कहा। ये लड़की माँ बनने वाली है, यानी वनी में आई हुई लड़की से अब तुम औलाद पैदा करवाओगे? जबकि वासिम ने दहलते हुए वारिस की जानिब देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि न जाने वारिस की जानिब से क्या फ़ैसला सुना दिया जाए। अगर इसकी मौजूदगी में इसका बच्चा गैर महफूज रहा तो वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। जबकि वारिस की आंखों में हैरत उतर आई थी, एक खुशगवार हैरत जो वासिम की नज़रों से छुपी नहीं थी। वारिस, मुझे किसी सूरत भी ये बच्चा नहीं चाहिए। पहले मैं 3 माह इस लड़की को जिस तरह बर्दाश्त कर चुकी हूँ वो भी मैं ही जानती हूँ। जबकि वारिस ने आगे बढ़ते इन्हें कंधों से थाम लिया। आप मुझे चंद दिनों का वक्त दे, मैं सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दूँगा। जबकि वासिम को इशारा करते हुए इसने कमरे में जाने के लिए कहा था, जो अपनी जान बख्शी पर एक इत्मीनान भरी सांस लेते कमरे के अंदर चली गई। शाइस्ता बेगम की मौजूदगी में वाकई सुकून जैसी चीज़ का कोई नाम नहीं था। कुछ देर के बाद वो कमरे में आया तो वो बेयकीन सा बासिम को देखता रहा, जबकि बासिम अभी भी खौफज़दा नज़रों से इसे देख रही थी। शाह साईं, क्या वाकई आप इस बच्चे को ख़त्म करवा देंगे? इसकी आंखों में खौफ हिचकोले ले रहा था। वारिस ने नरमी से इसकी जानिब देखा। मैं अभी इसका कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, ना जाने क्यों इसका लहजा पूछा सा था। मैं अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त कर लूँगी शाहसाई, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगी। इसने पेट पर हाथ रखते हुए वारिस की जानिब देखा, जबकि वो बस बासिम को देखता रहा। इसे अच्छा लगा था बासिम का अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना। वो वाकई आज एक लड़की कम एक माँ ज़्यादा लग रही थी, जिससे खौफ था कि इसकी मताए जान को इससे छीन लिया जाएगा। चंद दिन आसानी से गुजर गए, लेकिन चंद ही दिनों के बाद शाइस्ता बेगम ने एक बार फिर इसे ज़ोरे बाजू से पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे ला फेंका, जबकि वारिस इन्हें हैरत से देखता रह गया, जो अभी मर्दान खाने से उठकर आया था। मुझे अभी और इसी वक्त इस बच्चे का खात्मा चाहिए, ना जाने एक बार फिर इन्हें किसका दौरा पड़ा ना। अम्मा साईं, इसका हाथ छोड़ें, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। वारिस को खौफ महसूस हो रहा था कि इसकी मौजूदगी में बासिम या इस बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए, जबकि शाइस्ता बेगम कहर भरी नज़रों से इसे घूर रही थी। मैंने तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कुछ नहीं करने वाले, अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। इन्होंने जी भरकर हंगामा खड़ा कर दिया था। तभी बाहर से मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। ये इनका ख़ास मुलाजिम था। हावर जब पहली बार मर्दान खाने से आने वाले मुलाजिम को यूँ हवेली में आते हुए
دیکھ کر وارث کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ میری اجازت کے بغیر تمہیں اندر آنے کی جرت کس نے دی؟ وہ اس سے پہلے کہ وہ خاور کو گریبان سے پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کرتا، خاور نے ہاتھ جوڑتے اس سے دوری اختیار کرتے معافی مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں شاہزائی، لیکن بات ہی ایسی ہے، دراصل میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ واجد خان کا قاتل بی بی جی کا بھائی نہیں بلکہ ان کے پرانے دشمنوں میں سے کوئی ہے۔ جبکہ وارث شاہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حقیقت اس قدر مختلف ہو سکتی ہے۔ جبکہ شائستہ بیگم بس حیرت اور بے یقینی سے خاور کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کس نے سب کے سامنے یہ سب کچھ کیا تھا؟ شاہ بیگم، وہ بس نظروں کا دھوکہ تھا اور کچھ نہیں۔ اب بھی وہ شخص پکڑا گیا ہے، بلکہ واجد خان کے بھائیوں نے اسے گرفتار کروا دیا ہے۔ بی بی سائیں کا بھائی اس سب میں شامل نہیں تھا۔ جبکہ شائستہ بیگم ابھی بھی بے یقین اور شرمسار سی تھی۔ جبکہ وارث کے بھی تاثرات ان سے مختلف نہیں تھے۔ جبکہ وہ وہیں بیٹھی تھی زمین پر۔ آج تک اس نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ظلم بھی روا رکھا گیا، اس نے خاموشی کے ساتھ صبر کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن حقیقت اسے بھی لا کر رکھ دینے والی تھی۔ اگلی شام ہی وارث شاہ نے اسے واپس اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ وہ بے قراری سے اپنے سامان لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس گھر سے اور وارث کی زندگی سے جانے کا جس قدر افسوس تھا، اس سے زیادہ خوشی تھی کہ اس کا بھائی بے گناہ ثابت ہو گیا اور وہ اپنی ماں سے دوبارہ مل سکتی ہے۔ جبکہ بیگم شائستہ کو ایسی چپ لگی کہ انہوں نے دوبارہ باسم کا سامنا ہی نہیں کیا۔ اس شام وہ بے قراری سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے گئی اور پھر کتنی ہی دیر ان کے گلے سے لگ کر روتی رہی۔ اس کا بھائی بھی اس گھر میں ہی موجود تھا، جبکہ کچھ رشتہ دار بھی بطور مبارکباد ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ فریدہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا، باسم کو اتنے عرصے کے بعد خود بھی دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ خدا نے انہیں نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دیا تھا۔ جہاں ان کے بیٹے کی زندگی بخش دی گئی تھی، وہیں ان کی بیٹی بھی اس قید سے آزاد ہو کر آئی تھی، لیکن شاید اسے اپنے ظالم صیاد کی عادت ہو چکی تھی۔ رات ڈھلتے ہی اس کا خیال اس کے ذہن میں اترنے لگا۔ مہمان واپسی کے لیے چلے گئے، جبکہ وہ شعیب کے کمرے میں آ گئی۔ شعیب جس قدر خاموش اور بجھا بجھا سا تھا، اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس کے بھائی کو اس قدر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جوش و خروش اور خوشی اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، بلکہ ایک گہری چپ نے اس کے لبوں کو سی دیا نا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے شعیب؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ اصل مجرم پکڑا گیا؟ جبکہ شعیب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں جان سکتے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اب میں خوش ہوں۔ اب میں آزاد ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں، جو کچھ چاہوں کر سکتی ہوں۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم خوش کیوں نہیں ہو شعیب؟ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ واجد خان کو میں نے ہی مارا تھا۔ یہ ایک ایسا بم تھا جو اس کی سماعتوں پر ایک بار پھر پھوڑا گیا، جبکہ وہ بے یقین ہو کر اٹھتی چلی گئی۔ جبکہ اس بات سے وارث شاہ اچھی طرح واقف تھا۔ شعیب بے یقین سے اپنی بہن کو بتا رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی حیرت کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اگر حقیقت یہ تھی تو پھر شاہ کی یہ کوئی اور چال تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاہ سائی نے مجھے خود اماں کے گھر بھیجا ہے اور اس کے سامنے ہی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ لیکن شعیب اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ واجد کو اس نے مارا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس واقعے میں کس قدر سچائی ہے۔ اگر شعیب نے واجد خان کو مارا تھا تو پھر حقیقت تو یہی تھی کہ شعیب مل جانے کے بعد وارث اسے زندہ دفن نہ دیتا۔ لیکن نہ صرف وہ لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہی تھی، بلکہ انہوں نے باسم کو بھی آزاد کر دیا تھا، اور اگلے ہی دن وہ ایک بار پھر حویلی میں تھی۔ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ وارث کے کمرے میں چلی گئی۔ شائستہ بیگم نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ شاید وہ خود بھی شرمسار تھی۔ اتنے عرصے میں جس طرح کا رویہ، جس قسم کا رویہ انہوں نے رکھا تھا، انہیں یہ سوچ کر ہی حیرت ہو رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے ایک ایسے لڑکے کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا۔ جو لڑکی مسلسل بے قصور تھی، یہ بات اب مسلسل ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وارث بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ چپکے سے دیکھتے وارث کو حیرت نہیں ہوئی تھی، جیسے وہ جانتا تھا وہ ضرور پلٹ آئے گی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں ابھی بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائی سائیں، اس نے وارث کی آنکھوں میں دیکھا، جبکہ اس کے لہراتے ہوئے بال ابھی بھی شانوں پر پڑے تھے۔
अपने कंधे पर डाली हुई चादर को वो इसने अच्छी तरह अपने गिर्द लिपेट रखा था, जबकि वारिस ने आहिस्तगी से उठाकर इसे अपने साथ सामने बिठाया था। मोहब्बत बड़े बड़े मर्दों को ज़ेर कर देती है और मुझे ये बात मानने में कोई आड़ नहीं होती कि मोहब्बत ने मुझे तुम्हारे सामने ज़ेर कर दिया। मैं अपने पूरे होश व हवास में इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं बासिम शाह से मोहब्बत करने लगा हूँ, इतनी कि मैं इसकी खातिर हर मुजरिम को माफ़ कर सकता हूँ। और शायद ये इलाके में पहला सरदार होगा जिसने सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी बहन के गुनाहगार को माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि पूरे इलाके में इसे बेगुनाह साबित कर दिया। इस शख्स को गुनाहगार साबित करके मैंने ही गिरफ्तार करवाया है और कुछ अर्से के बाद मैं ही इसे आज़ाद करवाने के बाद गायब करवा दूंगा। मैंने तुम्हारे भाई को माफ़ किया, तुम्हारी मोहब्बत के सदक़े में माफ़ किया, क्योंकि मैं जानता था जब तक कि इस बात को साबित नहीं करूँगा मेरी माँ की नज़र में तुम कभी भी मेरी बीवी साबित नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ शर्मिंदा है और मुझे उम्मीद है तुम भी इनकी ज़्यादतियों को भूल जाओगी। वो शख्स हकीकत में इसके लिए नेमत खुदाबंदी था, जिस पर वो जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। इसने आहिस्तगी से वारिस के हाथों पर अपना माथा टिका दिया। आप मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। जबकि इसने झुकते हुए बासिम के सर पर अपने लब रखे थे। वो इसे मोहब्बत करना सिखा चुकी थी। इस चीज़ से बढ़कर और खूबसूरत क्या हो सकता था। जी तो रीडर्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किस एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।